हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है, समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। ऐसा काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं तो आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि हमने जो है पहले सल्तनत काल के बारे में देखा था। आज हमारा ये तीसरा लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा 68 क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है। तो इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है। क्रूर एवं निरंकुश शासक, अफगान अमीरों की खिलाफत, महान निर्माता एवं कला पुजारी, दौलत खां ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 68 का आप लोग को बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, ये जो है इब्राहिम लोदी के बारे में क्या सत्य नहीं है। तो ये जो है महान निर्माता एवं कला का पुजारी नहीं था। और बाकी ये सब सही है। क्रूर एवं निर्गुण शासक था और अफगान अमीरों को खिलाफत था। और दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था। ठीक है, बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 69 है, इसका देख लेते हैं। कह रहा है कि अमीर खुसरो के संबंध में जो है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो ये जो है सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे, जिन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया था। ठीक है, और उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया था। तो 69वें का इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो इसमें यानी कि वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। कौन, अमीर खुसरो। ठीक है, और वे जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे। ये भी सही है। और उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया था। और उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 आल जो है राइट है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 70। कह रहे कि दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी है। ठीक है, तो दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव, मिश्रित संस्कृति का उदय। तो 70 का इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर है यानी कि 1 2 और 3। ठीक है, ये जो है इनके पतन के लिए निम्न में से जो है कारण थे। कौन कौन। एक तो दुर्बल प्रशासन था, और तैमूर का आक्रमण था, और अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव था। ठीक है, ये जो है दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए जो है कारण बने थे। ठीक है, कौन। एक दुर्बल प्रशासन था, और तैमूर का आक्रमण, और अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया। द्वितीय जो है तुर्क आक्रमण था। ठीक है, तो निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया था। जो दूसरा तुर्क आक्रमण था। महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां, तैमूर लंग। ठीक है, तो 71 के इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोहम्मद गौरी सही हो जाता है। कौन सा सही हो जाता है। तो इसका मोहम्मद गौरी सही हो जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये जो है किसका आक्रमण, जो मोहम्मद गौरी का आक्रमण था, जो है दूसरा तुर्क आक्रमण था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि मोहम्मद गौरी किस वंश का था। तो मोहम्मद गौरी यामिनी वंश का था, या फिर संसबनी का, या फिर गुलाम वंश, या फिर खिलजी वंश का। तो मोहम्मद गौरी किस वंश का था। तो मोहम्मद गौरी जो है ये जो है कौन से वंश का था। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 20 संसबनी वंश का था। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी किस वंश का था। तो मोहम्मद गौरी ये जो है संसबनी वंश का था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो मोहम्मद गौरी को जो है शहाबुद्दीन, धर्म का ज्वलंत नक्षत्र, और मुइजुद्दीन, मोहम्मद बिन साम, इनमें से सभी। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसको जो है किस नाम से जाना जाता है, यानी कि इसको शहाबुद्दीन, धर्म का ज्वलंत नक्षत्र भी कहा जाता था, और मुइजुद्दीन भी कहा जाता था, और मोहम्मद बिन साम भी कहा जाता है। यानी कि इनमें से सभी को जो है इनमें सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है। कह रहा है कि मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर आक्रमण, ठीक है, मोहम्मद गौरी जो है 1175 में भारत पर आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था। तो मोहम्मद गौरी जो है 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था।
तो 74 के इसमें ऑप्शन नंबर है यानी कि करमाती शासक यानी कि मुल्तान के विरुद्ध जो है इन्होंने जो है पहला आक्रमण भारत पर किया था। ठीक है, कब? 1175 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है, कह रहा है कि भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो ये जो है पृथ्वीराज चौहान कहाँ है, यानी कि ये हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये जो भारत का पहला शासक था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सॉरी 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 फॉर द मिस्टेक, ऑप्शन नंबर ए सोलंकी शासक भीम सेकंड ने थी। ठीक है, तो भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो सोलंकी शासक भीम सेकंड ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, सोलंकी शासक से भीम सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 76 है, कह रहा है कि मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था। तो भतिंडा, ताबरहिंदा यानी मुल्तान, उच्छ, अनहिलवाड़। ठीक है, तो कह रहा है मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल रूप में था। ठीक है, विवाद के मूल में था, क्या था? तो 76 का इसमें ऑप्शन नंबर ए यानी कि भतिंडा था। ठीक है, कौन था? भतिंडा था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है कि मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। तो मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन था? मुल्तान पर आक्रमण, या फिर तराइन का प्रथम युद्ध, या फिर तराइन का द्वितीय युद्ध, या फिर भतिंडा का आक्रमण? ठीक है, तो बताइएगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 77 का इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी कि तराइन का द्वितीय युद्ध। आपको बताना है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ठीक है, और किसके किसके बीच हुआ था, ये मुझे जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएंगे। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध था। ठीक है, जिसमें जो है इसमें मोहम्मद गौरी जो है जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान जो है हार जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में हुआ युद्ध ये जो है किस युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है? तो मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य जो है 1194 में हुआ ये युद्ध जो है किस नाम से प्रसिद्ध है? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय, पानीपत का प्रथम युद्ध, चंदावर का युद्ध। तो ये जो है 78 का इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंदावर का युद्ध। ठीक है, तो चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और जो है जयचंद के बीच हुआ था। कब? 1194 में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, कह रहा है कि मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो मोहम्मद गौरी का अंतिम जो है आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? करमाती, गजनवी, सोलंकी, पंजाब के खोंखर। ठीक है, तो बताइएगा, तो 79 के इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि पंजाब के खोखर। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण जो है किसके विरुद्ध हुआ था? तो पंजाब के खोखर के। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, कह रहा है कि तराइन का द्वितीय युद्ध यानी कि कब हुआ था? 1192 में। ठीक है, ऐसा निर्णायक युद्ध जो समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण किसके परिणाम जो है मात्र थे? यह कथन किसका है? वी ए स्मिथ, ठीक है, या फिर लेनपुल, या फिर ईश्वरी प्रसाद, या फिर अलबरूनी का। ठीक है, तो 80 का इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, वी ए स्मिथ का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय यानी कि 1202 और 1203, बंगाल विजय 1204, 1205 एवं असम पर आक्रमण किया था 1206 में? कितने? कुतुबुद्दीन ऐबक, इख्तियारुद्दीन, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, नसरुद्दीन कुवाचा, ताजुद्दीन इल्दौज। तो मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय एवं असम पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गौरी को बताना है कि मोहम्मद गौरी की किस सेना ने? तो इसका 81 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 82 का जो है क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? ठीक है, देखो इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन तैयार होते हैं। एक तो भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? मोहम्मद गौरी को माना जाता है। परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये जो है किसको माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, मोहम्मद गौरी को, इल्तुतमिश को।
तो 82 का इसमें ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ठीक है, 83 का ऑप्शन 83 का देख लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण में समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्रदेव, मलिक काफूर, राणा रतन सिंह। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो 83 का इसमें ऑप्शन नंबर है यानी कि रामचंद्र देव। ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जो है देवगिरी का शासक हो जा करता था। कौन? रामचंद्र देव। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 है, कह रहा है कि जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? ठीक है, तो कह रहा है कि जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए किया था, कहा था? इल्तुतमिश को, बलबन के, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो 84 का इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये जो है बर्नी ने कहा था किस सुल्तान के खिलाफ, जो कहा था अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, इसको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी, रावत या फिर मलिक या फिर पटवारी। तो सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो 85 का इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है यानी कि चौधरी सही हो जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगला है कि 86 कह रहा कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राजा स्थापित हुआ? लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राजा जो है राज स्थापित हुआ था? लोधी वंश या फिर सैयद वंश या फिर तुगलक वंश या फिर खिलजी वंश। तो इसका जो है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज जो है स्थापित हुआ था? तो इसमें 86 का जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश जो है सही हो जाएगा। ठीक है, 87 का है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो बताना है कि किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो किसके दरबार में सबसे ज़्यादा जो है गुलाम जो है रहा करते थे? तो ये जो है फिरोज तुगलक हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? फिरोज तुगलक हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगार को जो है रोजगार दिया था? ठीक, तो निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जो है बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज तुगलक या फिर शेर शाह सूरी। तो 88 का इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। क्या? फिरोज तुगलक। ठीक है, ये जो है सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था। कितने? फिरोज तुगलक ने। ठीक है, अगला है कि 89 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए हैं? मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने, सिकंदर लोधी, शेर शाह सूरी। तो किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए हैं? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोधी, शेर शाह सूरी। तो 89 का इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी कि फिरोज तुगलक। ठीक है, ये जो है सुल्तान ऐसा था जो फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उपाय किए थे। कितने? फिरोज तुगलक ने। अगला कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो 90 के इसमें ऑप्शन नंबर है यानी कि मुसलमान था। ठीक है, मुसलमान जो है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण बने थे। ठीक है, अगला है, कह रहा है कि तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? शेख जमालुद्दीन अलबरूनी, मिनहाज उसिराज, जियाउद्दीन बर्नी। तो तबकात ए नासरी के लेखक कौन था? शेख जमालुद्दीन अलबरूनी, मिनहाज उसिराज, जियाउद्दीन बर्नी। तो 91 किस में कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? 91 किस ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। क्या? मिनहाज उस सिराज। ठीक है, तो अगला है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? ये आपको होमवर्क दे रहे हैं। और अगला ये है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? ये भी आपको हम क्वेश्चन जो है होमवर्क दे रहे हैं। और अगला तीसरा कह रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध जो है लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? ठीक है, तो ये जो है हम जो है 3 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो बताएंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। मस्त रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।